मान लीजिए हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है L0 और ये किसी टेम्परेचर T1 पर है। तो अगर इसमें हम कुछ हीट सप्लाई करें तो डेफिनेटली इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेट अस से फाइनल टेम्परेचर हो जाता है T2, तो हम लिख पाएंगे डेल्टा T विच इज़ चेंज इन टेम्परेचर, उसे लिखा जा सकता है T2 माइनस T1। और इस हीट सप्लाई की वजह से इस रॉड का जो लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेट अस से इसकी लेंथ बढ़ जाती है बाई एन अमाउंट डेल्टा L। सो फाइनल लेंथ हो जाएगी L बराबर L0 प्लस डेल्टा L, जिसमें L0 होगी ओरिजिनल लेंथ एट टेम्परेचर T1 एंड डेल्टा L इज चेंज इन टेम्परेचर, सॉरी चेंज इन लेंथ जब रॉड जो है T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पर जा रही है। अब देखते हैं कि ये चेंज इन लेंथ डेल्टा L ये कितना होता है। सो चेंज इन लेंथ डेल्टा L जो है वो प्रोपोर्शनल टू रहेगा ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रॉड। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास 1 मीटर रॉड है और उसे 10 डिग्री अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ती है मान लीजिए 1 मिलीमीटर। तो अगर 2 मीटर रॉड रहेगा तो उसकी टोटल लेंथ बढ़ेगी 2 मिलीमीटर अगर आप उसका भी टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ाएंगे। सो डेल्टा L विल बी प्रोपोर्शनल टू L0 विच इज़ ओरिजिनल लेंथ। इसके अलावा ये जो डेल्टा L है वो प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T भी होगा। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा ये चेंज इन लेंथ आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा L विल बी इक्वल टू L0 अल्फ़ा डेल्टा T, जिसमें अल्फ़ा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन विच इज़ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। सो फाइनल लेंथ ऑफ द रॉड को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इसमें डेल्टा L को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं L0 अल्फ़ा डेल्टा T और उसमें से L0 को कॉमन ले लेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा L बराबर L0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T। सो ये जो चैप्टर है थर्मल एक्सपांशन का उसमें ये फॉर्मूला सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो इसमें है L जो है कि फाइनल लेंथ, L0 ओरिजिनल लेंथ, अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन कहलाता है और डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर। तो अल्फ़ा के बारे में हमने यहाँ पे लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। दूसरा ये प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल है, मतलब स्टील के लिए अलग रहेगा, ब्रास के लिए अलग रहेगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग रहेगा। सो मटेरियल टू मटेरियल ये क्या करेगा, वेरी करेगा। और तीसरी सबसे खास बात, ये बहुत ही छोटा होगा। ये इसका ऑर्डर जो होता है वो 10 टू द पावर -5 पर केल्विन के रेंज में होगा। तो जैसे हमने बताया कि L बराबर L0 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ये जो फॉर्मूला है ये तो लीनियर एक्सपांशन के लिए है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर एक्सपांशन होगा वो इसी लॉ से गवर्न होगा। लेकिन इसी लॉ को हम लोग यूज़ करके एरियल एक्सपांशन और वॉल्यूम एक्सपांशन का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा जो मेन क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है जेई मेंस या एडवांस या नीट में, वो इसके एप्लीकेशंस पर होता है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला है थर्मल स्ट्रेस। मतलब अगर एक रॉड को दो तरफ से फिक्स करके उसको हीट किया जाए या उसके टेम्परेचर को कम किया जाए तो उस रॉड में थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है, तो वो कितना होता है। उसके बाद चेंज इन डेंसिटी, मटेरियल जो होते हैं उनको आप हीट करेंगे ऑफ कोर्स अगर उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, मास तो चेंज होना नहीं है। सो डेंसिटी में चेंज आता है और इसकी वजह से फोर्स ऑफ बॉयंसी में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है चेंज इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्लॉक्स। जैसा आपको मालूम है जो एक पेंडुलम होता है उसमें टाइम पीरियड लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो लेंथ चेंज होगा और पेंडुलम का टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो पेंडुलम क्लॉक्स जो होंगे वो गलत टाइम बताने लगते हैं। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी जेई मेंस में विशेष करके पूछे जाते हैं। सो अभी हमने लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, तो उसी पे बेस्ड हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और डिराइव करते हैं फॉर्मूला फॉर एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स ले रखे हैं, एक प्लेन जो कि है स्क्वायर शेप का और एक है क्यूब। सो जो स्क्वायर का साइड या क्यूब का एज दोनों बराबर है और वो है L0। तो ये किसी टेम्परेचर T1 पर है और जैसे ही हम टेम्परेचर को T1 से T2 पर ले जाएंगे तो चेंज इन टेम्परेचर आएगा डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1। ये दोनों के लिए होगा, स्क्वायर के लिए भी और क्यूब के लिए भी। ऐसा होने से हम पाएंगे कि स्क्वायर और क्यूब
दोनों अपने साइज में बड़े हो जाएंगे, तो स्क्वायर की जो साइड है वो हो जाएगी एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जो कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन या लीनियर एक्सपांशन के लॉ से हम लोग निकाल सकते हैं। और इसी तरह से जो क्यूब है उसका जो एज हो जाएगा वो भी हो जाएगा एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब अगर हम लोग स्क्वायर में देखें तो उसका जो एरिया होता है वो होता है एल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ द साइड। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से साइड चेंज होके हो चुका है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और उस वजह से ये एरिया को हम लोग लिखेंगे एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी पूरे का स्क्वायर। स्क्वायर को अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा एल नॉट स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर। और अगेन ये जो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का स्क्वायर है उसमें ये 2 वाला टर्म को हम लोग अंदर ले सकते हैं और 2 अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। मतलब इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। इसमें हमने एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया है कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को लिखा जा सकता है 1 प्लस एन एक्स, अगर x जो है 1 से बहुत छोटा है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अल्फ़ा बहुत ही छोटा होता है और डेल्टा टी हम लोग नॉर्मल रेंज में लेके चलेंगे तो अल्फ़ा डेल्टा टी बहुत ही छोटा होगा। इसमें एल नॉट स्क्वायर को ए नॉट लिखा जा सकता है जो ओरिजिनल एरिया था इस स्क्वायर का। सो ये जो फाइनल एरिया हो जाएगा दैट विल बिकम ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। इसी तरह से अगर क्यूब की बात करें तो उसका वॉल्यूम होता है एल क्यूब। एल की जगह हम लोग डाल देंगे एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला क्या होने वाला है। ये जो क्यूब वाला टर्म है वो अंदर चला जाएगा और हो जाएगा एल नॉट क्यूब 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। एल नॉट क्यूब को लिख देंगे वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, और जो वी हमने लिखा है वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। ठीक उसी तरह जैसे स्क्वायर में जो ए है वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द फाइनल एरिया ऑफ द स्क्वायर था। तो हमारे पास फाइनली ये दो फॉर्मूले आ जाते हैं फॉर एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, जिसमें ए बराबर ए नॉट 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी एंड वी बराबर वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। इसमें ये जो a है वो फाइनल एरिया ऑफ द स्क्वायर है, a नॉट जो है वो इनिशियल एरिया ऑफ द स्क्वायर है। इसी तरह से v वॉल्यूम जो है वो फाइनल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है और v नॉट इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द क्यूब है। और जो अल्फा है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है, लेकिन हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। तो इस 2 अल्फा को लिख दिया जाता है बीटा और 3 अल्फा को लिख दिया जाता है गामा। इसमें ये बीटा जो है वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन और उसकी वैल्यू होती है बीटा बराबर 2 अल्फा। इसी तरह से ये जो गामा है यहाँ पर वो कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन और उसकी वैल्यू होती है गामा बराबर 3 अल्फा। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपांशन एंड अगेन दे आर कोफिशिएंट ऑफ एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपांशन। सो वापस से चलते हैं हमारे लिस्ट में। इसमें हमने लीनियर एक्सपांशन, एरियल एंड वॉल्यूम एक्सपांशन, इसके फॉर्मूले हमने कवर कर लिए। अब चलते हैं इनके एप्लीकेशंस में जहां से मेनली क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। सो सबसे पहला टॉपिक हम लोग ले लें थर्मल स्ट्रेस। सो थर्मल स्ट्रेस को समझने के लिए ये सिचुएशन हमने यहाँ बना रखी है जिसमें एक रॉड को दोनों एंड से फिक्स करके रख दिया गया है, मतलब दोनों एंड में कंक्रीट ऐसा लगा दिया गया है सो दैट रॉड जो है कंस्ट्रेंड है उस एरिया में या उस लेंथ में बने रहने के लिए। तो ये जो रॉड है इसकी लेंथ होगी एल नॉट किसी टेम्परेचर T1 पर, और इसमें अगेन अगर हम हीट सप्लाई करेंगे लेटर से क्यू अमाउंट ऑफ हीट तो टेम्परेचर बढ़ेगा इसका डेल्टा टी से, फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा T2, सो डेल्टा टी हो जाएगा T2 माइनस T1, और इस वजह से ये रॉड अपनी लंबाई बढ़ाना चाहेगा। लेकिन चूंकि ये कंक्रीट रॉड यहाँ पे लगी हुई है वो उसको कंस्ट्रेन करके रखेगी और फाइनली उसका लेंथ वो बढ़ने नहीं देगी, और इसकी वजह से जब उसको कॉम्प्रेस करेगी तो वो कंक्रीट की जो वॉल है वो उस पर फोर्स लगाएगी F, और ये फोर्स एक तरफ से नहीं लगेगा, ये दोनों वॉल में दोनों तरफ से इस रॉड पर ये फोर्स लगेगा F। और इस रॉड के हर क्रॉस सेक्शन में हम लोग देखेंगे तो ये F फोर्स जनरेट हो जाएगा जिसकी वजह से उस रॉड के अंदर एक स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा और इसे ही हम कहते हैं थर्मल स्ट्रेस। तो आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कैलकुलेशंस पे नज़र डालते हैं। सो इस रॉड को मैं एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट ये है हमारा रॉड, ये रॉड है और ये इसकी इनिशियल लेंथ है एल नॉट, और आफ्टर हीटिंग जब इसका टेम्परेचर चेंज हो जाता है डेल्टा टी से, मान लीजिए ये रॉड थोड़ा अपना लंबाई बढ़ाना चाहता है और इस लेंथ तक ये पहुंचना चाहता है। सो इनिशियल जो लेंथ थी रॉड की वो थी एल नॉट, और
चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी की वजह से यहाँ पर एक स्मॉल चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ये रॉड लेना चाहता है, और ये डेल्टा एल कितना होना चाहता है, दिस विल शुड बी इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा, एक्चुअल में ये होगा कि ये जो कंक्रीट की वॉल है ये इस रॉड को आगे बढ़ने नहीं देगी, और इस वजह से जो फाइनल लेंथ है या एक्चुअल लेंथ है वो एल नॉट ही रह जाएगी। तो इसको बहुत ही केयरफुली हमको एनालाइज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, लेट अस से टेम्परेचर T2 पे रॉड की जो नेचुरल लेंथ है वो क्या होना चाहती है, ये हमको मालूम होना चाहिए। जो रॉड की नेचुरल लेंथ है ये बराबर होना चाहता है एल नॉट प्लस डेल्टा एल, विच इज़ एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। सो ये है रॉड की नेचुरल लेंथ एट T2। मतलब T2 टेम्परेचर पे अगर ये वॉल्स नहीं रहेंगी तो रॉड अपनी इतनी लेंथ बना लेगा। लेकिन इस कंस्ट्रेन की वजह से जो रॉड की एक्चुअल लेंथ है, जो रॉड की एक्चुअल लेंथ है वो है किसके बराबर, वो सिंपली एल नॉट के बराबर है। और इस वजह से रॉड में एक कॉम्प्रेशन है, और रॉड में अपने नेचुरल लेंथ के बजाय जो एक्चुअल लेंथ है उसमें एक कॉम्प्रेशन है, और वो कॉम्प्रेशन कितने से है, दैट इज डेल्टा एल बराबर एक्चुअल लेंथ माइनस नेचुरल लेंथ। सो वो है इन दोनों का डिफरेंस, और मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूँ तो वो है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी के बराबर। सो अपने नेचुरल लेंथ से ये रॉड इतने से कॉम्प्रेस्ड है डेल्टा एल विच इज़ एल नॉट अल्फा डेल्टा टी से, और इस वजह से इस रॉड में एक स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन जो होता है जिसे हम एप्सिलॉन से दर्शाते हैं ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ होगा एल नॉट प्लस एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी, ये उस समय का नेचुरल लेंथ है। लेकिन चूंकि अल्फ़ा डेल्टा टी बहुत ही छोटा होता है इस वजह से इसे हम लोग एल नॉट के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो फाइनली जो ये जो स्ट्रेन वाला टर्म है वो किस तरह से दिखने वाला है, ये जो स्ट्रेन है एप्सिलॉन ये सिंपली हो जाएगा डेल्टा एल की जगह आ जाएगा एल नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी एंड दैट डिवाइडेड बाई एल नॉट अगेन। सो ये एल नॉट को मैं कैंसिल कर देता हूँ। सो स्ट्रेन आ गया, फाइनली स्ट्रेन आ गया किसके बराबर, अल्फ़ा डेल्टा टी के बराबर। ये हो गया स्ट्रेन, दिस विल बी कॉल्ड थर्मल स्ट्रेन, और इसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस आएगा। सो स्ट्रेस कितना होता है, स्ट्रेस को हम लोग लिखते हैं सिग्मा से, एंड दैट इज गिवन बाय स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस इससे लिखते हैं। सो फाइनली हम लोग इस स्ट्रेस को लिख पाएंगे, स्ट्रेस विच इज सिग्मा, दिस विल बी इक्वल टू y इंटू ई की जो वैल्यू है, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है, इट इज़ अल्फ़ा डेल्टा टी। सो ये हो जाएगा स्ट्रेन और स्ट्रेस, दैट इज़ थर्मल स्ट्रेस इन द रॉड। सो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था 2019 में जेईई मेंस पे, इस पे क्वेश्चन एक पूछा गया है। सो क्वेश्चन में जस्ट हमसे पूछा था कि अगर इस तरह का एक रॉड को कंस्ट्रेन किया जाए तो जो कंक्रीट वॉल्स हैं और रॉड के बीच में फोर्स कितना था ये बताना था। तो ये 2019 में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा है जेईई मेंस में। सो अगर आपको स्ट्रेस का फॉर्मूला मालूम है, दिस इज़ वाई अल्फ़ा डेल्टा टी, तो फोर्स आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। फोर्स इज व्हाट, एरिया इनटू स्ट्रेस, जस्ट एरिया से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा ए वाई अल्फ़ा डेल्टा टी। सो ये फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो आप इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सो ये हो गया थर्मल स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ते हैं चेंज इन डेंसिटी। तो चेंज इन डेंसिटी कितना होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू स्टडी चेंज इन डेंसिटी। सो मान लीजिए हमारे पास कोई एक मटेरियल है, इस तरह का कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, सॉलिड या लिक्विड, इसका मास है m और इसका वॉल्यूम है v0, और ये किसी टेम्परेचर T1 पे ये सिचुएशन है। सो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाया जाए, इसको हीटअप किया जाए, सो फाइनली इसका कुछ टेम्परेचर हो जाएगा लेट अस से T2। इसका मास तो चेंज नहीं होगा, लेकिन इसकी जो फाइनल वॉल्यूम है V, वो हो जाएगा V0 1 प्लस गामा डेल्टा T, जिसमें डेल्टा T होगा
T2 माइनस T1 और गामा होगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन जो कि 3 अल्फ़ा के बराबर भी होता है, जहाँ पे अल्फ़ा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सो यहाँ पर हम लोग डेंसिटी लिख पाएंगे इनिशियल कंडीशन में जो डेंसिटी होगी रो नॉट, दैट विल बी गिवन बाई m बाई वी नॉट, और फाइनल कंडीशन में जो डेंसिटी होगी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रो बराबर m अपॉन फाइनल वॉल्यूम v। देखिए मास तो चेंज नहीं होगा, चेंज आएगा वॉल्यूम में। सो जो फाइनल डेंसिटी होगी रो, उसे हम लोग लिख सकते हैं m अपॉन v की जगह आएगा v नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और m बाई वी नॉट को देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो नॉट लिख सकते हैं। सो रो हो जाएगा रो नॉट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और अगर ये तो एक फॉर्मूला आ ही गया हमारे पास कि रो बराबर रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तो ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक कंडीशन हम लोग अगर लगा दें कि मान लीजिए आपका गामा डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, इफ़ गामा डेल्टा टी इज़ मच स्मॉलर देन 1, सो यहाँ पर अगेन हम लोग एक दूसरा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस गामा डेल्टा टी अगर बहुत ही छोटा है तो हम लोग एक अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज़ 1 प्लस एन एक्स। ये कब होता है, जब अब अगर आपका x जो है वो मच स्मॉलर देन 1 है। सो इस वाले केस में भी गामा डेल्टा टी अगर 1 से बहुत छोटा है, सो रो बन जाएगा रो बराबर रो नॉट, और 1 प्लस गामा डेल्टा टी से न्यूमरेटर में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी टू द पावर -1। सो -1 अंदर चला जाएगा, -1 n की जगह आ जाएगा, और रो हो जाएगा फाइनली रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। सो ये फॉर्मूला लगाते समय हमको इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है कि गामा डेल्टा टी बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू 1, अदरवाइज़ ये पहला फॉर्मूला ही हमको लगाना होगा। सो इसमें एक चीज़ क्लियरली हमको दिखाई दे रही है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम जो है बढ़ेगा लिक्विड का या सॉलिड का, तो उससे डेंसिटी कम ही होना है, चाहे आप पहला वाला फॉर्मूला लगाएं या दूसरा फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इसकी वजह से, मतलब थर्मल एक्सपांशन की वजह से चेंज इन फोर्स ऑफ बॉयंसी, उससे हम किस तरह से डील करते हैं। सो चेंज इन फोर्स ऑफ बॉयंसी, चेंज इन फोर्स ऑफ बॉयंसी। सो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसमें 2 केसेस बनते हैं, बहुत ही केयरफुली इसको डील करना पड़ेगा। 2 केसेस यहाँ पर बनेंगे, 2 केसेस मैं लिख देता हूँ सेपरेटली। सो जो पहला केस है, पहला केस बनेगा कंप्लीट सबमर्जेंस का, कंप्लीट सबमर्जेंस, और दूसरा केस है पार्शियल सबमर्जेंस। तो एक एक करके डील करते हैं कि दोनों केसेस में हम बॉयंट फोर्स को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, राइज करेगा, ये सब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट सबमर्जेंस। सो कंप्लीट सबमर्जेंस का मतलब है कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, लेट अस से ये वो ऑब्जेक्ट है और वो एक फ्लूइड में कंप्लीटली सबमर्ज्ड है। सो किसी टेम्परेचर T1 पे जो सिचुएशन है, लेट अस से टेम्परेचर T1 पे सिचुएशन ये है कि इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, इसका कुछ इनिशियल वॉल्यूम होगा V0, इसकी डेंसिटी लिख लेते हैं रो S, और इसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन गामा S। इसके साथ ही साथ ये जो लिक्विड है जिसमें ये सबमर्ज्ड है, लिक्विड के भी प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे उसकी डेंसिटी होगी रो L, और उसके अलावा इसका जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन होगा गामा L। तो बहुत ही केयरफुली इसमें हम लोग एनालाइज करना पड़ेगा कि जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, T1 जो टेम्परेचर है वो जब चेंज हो जाएगा और बाद में ये जब हो जाएगा T2, तो किन चीज़ों में, स्पेशली जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है उसमें क्या फ़र्क दिखने वाला है। सो सबसे पहली बात, जो
फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है उसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। फोर्स ऑफ बॉयंसी एक्चुअल में होता है V इन, जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनसाइड द लिक्विड है, जैसे यहाँ पे तो कंप्लीट वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड है जिसको V नॉट बोल सकते हैं, दैट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड विच इज रो एल इंटू जी। इस टर्म से हम लोग बताते हैं कि जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो कितना होना है। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि अपेरेंट वेट कितना रहेगा ऑब्जेक्ट का, तो वो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उसको बोलते हैं अपेरेंट वेट। अपेरेंट वेट, सो अपेरेंट वेट होता है जो एक्चुअल वेट है mg माइनस एफ बी, mg माइनस एफ बी, बॉइंट फोर्स को आपको उसमें माइनस कर देना है। सो इनिशियली जो रहेगा एफ बी इतना रहेगा वी इन इंटू रो एल इंटू जी। तो इस पर्टिकुलर केस में तो वी इन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी नॉट लिख सकते हैं जो कंप्लीट वॉल्यूम है क्योंकि ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, इंटू रो एल इंटू जी, ये हो जाएगा। अब अगर जब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो ये तो पर्टिकुलर केस है किस टेम्परेचर पे रहेगा, ये सिचुएशन रहेगी टेम्परेचर T1 पे, T1 टेम्परेचर पे ये हमारा FB आएगा। लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो गया और वो हो गया T2 लेटेस्ट से, सो T2 टेम्परेचर जब हो जाएगा तो उस समय जो FB आएगा उसे मैं लिख देता हूँ FB डैश, चेंज हो जाएगा बॉइंट फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू, देखिए ये जो वॉल्यूम है इनिशियली जो V नॉट था, ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और ये अभी भी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड अगर है तो ये वॉल्यूम हो जाएगा V नॉट 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी, क्योंकि गामा एस जो है वो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर सॉलिड है, तो इसके हिसाब से ये इस ऑब्जेक्ट की कंप्लीट वॉल्यूम हो जाएगी, दैट मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी चेंज हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने पढ़ा है किस तरह से चेंज होगा, दैट विल बी रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, इससे ये गवर्न होगा, एंड दैट इनटू जी अगेन। तो इसमें से देखिए ये जो टर्म्स आ रहे हैं एफ बी डैश, दैट विल बी इक्वल टू, ये जो टर्म आया वी नॉट इंटू रो एल इंटू जी, इसको आप देखिए ये वाला टर्म है ये, तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये एफ बी है जो ओरिजिनल बॉइंट फोर्स था, तो उसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज एफ बी जो कि ओरिजिनल बॉइंट फोर्स था, दैट मल्टीप्लाइड बाई ये क्या बन गया, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा ये वाला टर्म, सो ये हो जाएगा 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी एंड दैट डिवाइडेड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन फॉर एफ बी डैश। इस तरह से जो बॉइंट फोर्स है वो चेंज होने वाला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं यहाँ पर कि देखिए अगर आपका गामा एस ज़्यादा रहेगा, अगर आपका गामा एस ज़्यादा रहेगा, अगर आपका गामा एस ज़्यादा है किससे, गामा एल से, इसका मतलब क्या होगा कि सॉलिड ज़्यादा एक्सपांड करेगा, लिक्विड उतना एक्सपांड नहीं करेगा। तो अगर सॉलिड ज़्यादा एक्सपांड करेगा तो उस केस में आप देखिए न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर उतना ग्रो नहीं करेगा, तो उस केस में जो एफ बी डैश है नया बॉइंट फोर्स है वो पुराने बॉइंट फोर्स से ज़्यादा होगा, और उस केस में इसका जो अपेरेंट वेट है, इसका जो अपेरेंट वेट है उसका क्या होना है, अपेरेंट वेट डिक्रीज होगा। अपेरेंट वेट आप देख सकते हैं, अपेरेंट वेट क्या होता है, ओरिजिनल वेट माइनस बॉइंट फोर्स, तो बॉइंट फोर्स जब बढ़ जाएगा तो अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। उसके अपोजिट क्या होगा, अगर आपका गामा एस जो है मतलब कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन फॉर सॉलिड वो अगर गामा एल से छोटा है तो जस्ट उल्टी चीज़ होगी, और इस केस में एफ बी डैश जो है वो एफ बी से क्या होगा, छोटा होगा, और इस केस में आपका अपेरेंट वेट बढ़ जाएगा। तो बस इतना ही डिस्कशन है किस केस में, अगर आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड रहता है। लेकिन अब देखते हैं दूसरा केस जिसमें ऑब्जेक्ट अगर कंप्लीटली सबमर्ज्ड ना होकर पार्शियल सबमर्ज्ड है। तो ये मैं यहाँ पे इसको अलग कर देता हूँ। और पार्शियल सबमर्जेंस में क्या होने वाला है, पार्शियल सबमर्जेंस में हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए कोई क्यूब शेप का ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इस तरह का कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये पार्शियली सबमर्ज्ड है, यहाँ पर इस तरह से ये पार्शियली सबमर्ज्ड है। सो ये इस तरह से यहाँ पर सबमर्ज्ड है। सो पार्शियल सबमर्जेंस में क्या होता है, देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पार्शियल सबमर्जेंस के केस में
वो होता है बॉयंट फोर्स, जिसको हम लोग एफ बी से डिनोट करते हैं। और बॉयंट फोर्स कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कांस्टेंट कैसे होगा उसे मैं बताता हूँ। देखिए, ये ऑब्जेक्ट पार्शियल सबमर्जेंस में क्या करेगा? कंप्लीटली फ्लोट करेगा। फ्लोट करेगा इसका मतलब क्या हो रहा है? फ्लोट करने का मतलब ये ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? इसके वेट के बराबर इसमें क्या लग रहा होगा? बॉयंट फोर्स लग रहा होगा। अब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएं या घटाएं, इसका वेट तो चेंज होने वाला नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि इसके ऊपर बॉयंट फोर्स क्या रहेगा? कांस्टेंट, तब तक जब तक पार्शियल सबमर्जेंस है, या इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग हो रहा है तब तक। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमको ध्यान रखना है जब हम पार्शियल सबमर्जेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बेस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मैं यहाँ पे चीज़ें लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इसका कुछ वॉल्यूम होगा वी नॉट इसका वॉल्यूम होगा। इसका मास लिख लेते हैं, मान लीजिए m है, और इसकी जो डेंसिटी है वो है रो s। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेटर से ये सारा कुछ है किसी टेम्परेचर T1 पर। तो इस टेम्परेचर T1 पर ये कुछ पार्ट इसका सबमर्ज्ड है। लेटर से इसका जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है यहाँ पर, उसे मैं लिख लेता हूँ वी इन। सो ये वी इन कितना पोर्शन है? ये वी इन होगा ये वाला पोर्शन। ये इतना पोर्शन जो है वो सबमर्ज्ड है, बाकी पोर्शन बाहर है इसका। ठीक है, इसी तरह से जो लिक्विड है, लिक्विड की डेंसिटी होगी रो एल, उसका कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन होगा गामा एल। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ये टेम्परेचर T1 था, T1 से चेंज हुआ और मामला बदल गया, टेम्परेचर T2 पे चला गया। तो इस टेम्परेचर पे सवाल ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। अब ये तो सवाल नहीं बनेगा कि इसका अपेरेंट वेट में क्या होगा, ये बताइए, क्योंकि अपेरेंट वेट होता है mg माइनस एफ बी। हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि एफ बी तो कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका अपेरेंट वेट तो आना है 0। चाहे आप टेम्परेचर घटाइए बढ़ाइए कुछ भी कीजिए, जब तक ये पार्शली सबमर्ज्ड है या फ्लोटिंग का केस है तो अपेरेंट वेट तो 0 आना है। तो उस पर क्वेश्चन तो बन नहीं सकता। तो क्वेश्चन बनता है कि ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, या उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सो इनिशियली हम लोग एक फैक्टर यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और वो फैक्टर है फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड। तो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं फैक्टर विच इज फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड, फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड। सो एट टेम्परेचर T1, अगर हम T1 पे बात करें तो वो फ्रैक्शन हम लोग लिख लेते हैं लेटर से f इज दैट फ्रैक्शन। और वो फ्रैक्शन कितना होगा? वो फ्रैक्शन होगा, देखिए v इन सबमर्ज्ड है तो दैट विल बी इक्वल टू v इन डिवाइडेड बाय जो पूरा वॉल्यूम है, कंप्लीट वॉल्यूम, दैट इज v नॉट। अब यही फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड एट अ सेपरेट टेम्परेचर लेटर से T2, इसको हम लोग बोल देंगे f डैश। तो उसमें क्या होगा? सब कुछ बदल जाएगा। ये v इन की जगह v इन डैश हो जाएगा, v नॉट की जगह कुछ v आ जाएगा। वो तो हमको मालूम है v कितना होने वाला है, ये होने वाला है v नॉट 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी, ये होने वाला है। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि ये v इन डैश ये कैसे कैलकुलेट करें, सो दैट f डैश और f में हम लोग रिलेशन लिख पाएँ। सो v इन डैश का रिलेशन निकालना है v इन से, तो उसके लिए हम लोग यही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एफ बी इज कॉन्स्टेंट। सो इनिशियली जो एफ बी है वो कितना होना है? इनिशियली एट टेम्परेचर T1 पर एफ बी कितना होने वाला है वो मैं लिख देता हूँ। T1 पे जो एफ बी होगा वो होगा, देखिए एफ बी होता है वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। सो ये होगा वी इन इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल इंटू जी। लेकिन टेम्परेचर T2 पर यही जो एफ बी है, मैं एफ बी डैश नहीं लिख रहा हूँ, एफ बी ही लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है ये सेम क्वांटिटी है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा वी इन डैश, क्योंकि वॉल्यूम जो इनसाइड लिक्विड है वो चेंज हो गया, दैट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड भी चेंज हो गया। तो चेंज डेंसिटी यहाँ पे लिखते हैं, वो आएगा रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। इस तरह से डेंसिटी चेंज हो जाएगी, एंड दैट इनटू जी। सो इन दोनों क्वांटिटीज़ को, ये जो पहले हमने एफ बी निकाला और बाद का जो एफ बी निकाला, दोनों सेम होना है, तो उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो इक्वेशन बनेगा फाइनली वी इन रो जी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ये वाली क्वांटिटी आएगी वी इन डैश इंटू रो एल इंटू जी, एंड दैट डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे ये डेल्टा टी बाहर नहीं है, ये अंदर आएगा।
सो ये क्वांटिटी बन जाएगी फाइनली 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। इसमें से ये सारे टर्म्स आप देखेंगे, ये रो एल जो था, ये रो एल था एक्चुअल में, जी रो एल जी, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली ये बन जाएगा v इन डैश, फाइनली हो जाएगा v इन डैश विल बी इक्वल टू, जो ओरिजिनल v इन था 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी। तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ गया कि जो नया वॉल्यूम सबमर्ज्ड होगा वो कितना होगा, तो भैया वो इतना होगा। अब इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर लेते हैं हमारे ओरिजिनल वाले एक्सप्रेशन में, यहाँ पे जहाँ पे हमने एफ डैश निकाला है। सो एफ डैश या एफ प्राइम ये कितना होने वाला है, ये होने वाला था वी इन प्राइम या वी इन डैश, तो वो इतनी क्वांटिटी है जो कि है कितना, वी इन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी एंड दैट डिवाइडेड बाई ये होगा वी नॉट 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो V इन है, ये जो V इन है, V इन की जगह V इन अपॉन V नॉट, इसे हम लोग लिख सकते हैं V इन अपॉन V नॉट, इसे हम लोग लिख सकते हैं F जो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन था। सो जो फाइनल फ्रैक्शन आएगा F प्राइम, उसे लिखा जा सकता है ओरिजिनल फ्रैक्शन दैट मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस गामा एस डेल्टा टी। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया कि जो फाइनल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड होगा उसे हम लोग किस तरह से निकालेंगे। सो इसमें हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि गामा एल अगर ज़्यादा रहेगा गामा एस से तो क्या होगा। मान लीजिए आपका गामा एल जो है वो गामा एस से ज़्यादा है, तो मतलब इसका कहने का मतलब लिक्विड जो है वो ज़्यादा एक्सपांड कर रहा है, सॉलिड ज़्यादा एक्सपांड नहीं कर रहा है। तो लिक्विड ज़्यादा एक्सपांड करेगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डेंसिटी घटेगी उसकी, सॉलिड और नीचे जाएगा, इसका मतलब वो ज़्यादा सिंक करेगा। तो आप इसमें भी देख सकते हैं गामा एल ज़्यादा होने से न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, ये फैक्टर मोर देन 1 हो जाएगा, और एफ डैश जो है वो मोर देन क्या हो जाएगा, एफ, हम लिख पाएंगे एफ डैश इज मोर देन एफ। और सॉलिड क्या करेगा इस केस में, सॉलिड सिंक्स और सिंक करेगा। दूसरा केस मान लीजिए इसका उल्टा, जस्ट अगर आपका गामा एल जो है लेस देन गामा एस है तो उस केस में जो एफ डैश है वो लेस देन एफ हो जाएगा, और सॉलिड इस केस में क्या करेगा, राइज करेगा। सो यहाँ पर हमने दोनों ही केस पूरे तरीके से डिस्कस कर लिए हैं कि पार्शियल सबमर्जेंस और कंप्लीट सबमर्जेंस में क्या होता है। कंप्लीट सबमर्जेंस में आपको क्या देखना है कि अपेरेंट वेट किस तरह से चेंज हो रहा है, ये आपको देखना होता है। पार्शियल सबमर्जेंस में अपेरेंट वेट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बॉयंट फोर्स हमेशा वेट के बराबर रहेगा और अपेरेंट वेट हमेशा ज़ीरो रहेगा। सवाल इससे बनेगा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड है, और उसको यहाँ पर हमने पूरी तरीके से डिस्कस कर रखा है कि दोनों का जो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है वो किस तरह से सबमर्जेंस को इफेक्ट करेगा, या अगर कंप्लीट सबमर्जेंस है तो उस केस में अपेरेंट वेट को किस तरह से वो इफेक्ट करेगा। तो इसी पे बेस्ड एक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जो कि आईआईटी ने 2004 में पूछा था। सो 2004 का ये क्वेश्चन है। 2004 में जो क्वेश्चन था उसे मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देता हूँ। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक क्यूब है, एक क्यूब किसी लिक्विड में सबमर्ज्ड है इस तरह से, और उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो पहले ये किसी लिक्विड में इस तरह से ये सबमर्ज्ड है, इस तरह से मान लीजिए इस तरह से ये सबमर्ज्ड है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स ही बात है कि इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाएगा इस क्यूब का। मान लीजिए इस तरह से ये वॉल्यूम इसका बढ़ गया क्यूब का, ये सब तरफ से बराबर बढ़ेगा। लेकिन जो कॉमन बात है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इस तरह से। सो उसमें गिवन ये है कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी जो हाइट सबमर्ज्ड है वो बराबर है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी दी हुई है इसमें कि ये जो हाइट सबमर्ज्ड है लेट अस से h, तो ये पहले भी h है और बाद में भी h है। बस इस प्रॉपर्टी को यूज़ करना है और हमें बताना है कि
इसका जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, लेट अस से अल्फा एस, ये सॉलिड का कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है और लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन है गामा एल। तो हमें बताना है फाइनली गामा एल और अल्फ़ा एस में रिलेशन बताना है, और हमें गिवन क्या है कि T1 टेम्परेचर से, T1 टेम्परेचर नहीं दिया है एक्चुअल में दिया है कि जब इसका टेम्परेचर राइज कराया जाता है तो जो हाइट सबमर्ज्ड है इस क्यूब की वो बराबर है, वो चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। सो मान लेते हैं कि इनिशियली ये लेंथ रही होगी L, मान लीजिए ये लेंथ है L। सो फाइनली मान लीजिए ये लेंथ है L। सो फाइनली ये जो लेंथ हो जाएगी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, आप निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन से। ये हो जाएगा L1 प्लस अल्फ़ा एस डेल्टा टी, ये हो जाना है, इसका लेंथ इस तरह से चेंज हो जाएगी। और मान लीजिए इनिशियली इसका जो डेंसिटी था लिक्विड का, ये था लेट अस से रो L। सो अगेन हम लोग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एफ बी जो बॉइंड फोर्स है वो कांस्टेंट है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले से इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं कि बॉयंट फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, चाहे पहली वाली सिचुएशन या दूसरी वाली सिचुएशन। ये हमने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि पार्शियल सबमर्जेंस में बॉयंट फोर्स कांस्टेंट होता है। सो पहले वाले केस में वो बॉयंट फोर्स कितना होगा, सो पहले वाले केस में ये बॉयंट फोर्स होगा एफ बी बराबर ये होगा वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है, तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है एल स्क्वायर एच दैट इंटू रो एल इंटू जी। सो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है हमारा एल स्क्वायर एच इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये है बॉयंट फोर्स जो शुरू में था, और बाद में ये बॉयंट फोर्स कितना हो जाएगा, बाद में ये बॉयंट फोर्स हो जाएगा, देखिए इसका नीचे का एरिया हम लोग लिखेंगे तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा एच का, एल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर दैट इंटू एच, ये हो जाएगा वॉल्यूम जो सबमर्ज्ड है। तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड हम लोग लिख पाएंगे एल स्क्वायर 1 प्लस अल्फ़ा एस डेल्टा टी होल स्क्वायर, ये वॉल्यूम सबमर्ज्ड आ गया, दैट मल्टीप्लाइड बाई हाइट, सॉरी ये मिला के आया वॉल्यूम सबमर्ज्ड, दैट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब रो एल ना रहा कि क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, ये हो जाएगा फाइनल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, एंड दैट इनटू जी। अब इन दोनों को अगर इक्वेट करना है तो हम लोग कौन कौन से टर्म्स कैंसिल कर सकते हैं। सो इसमें देखिए, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर कैंसिल होगा, इसके अलावा ये एच ये कैंसिल हो जाएगा, और जी भी यहाँ पर कैंसिल होगा, साथ ही साथ ये रो एल भी कैंसिल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली ये 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, इसे मैं एल एच एस में ले आऊँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस गामा एल डेल्टा टी, एंड दैट शुड बी इक्वल टू, ये देखिए 1 प्लस अल्फ़ा एस डेल्टा टी का स्क्वायर है, तो इसमें अगेन वो अप्रॉक्सीमेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। अगर x बहुत ही छोटा है तो ये 2 अंदर चला जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फ़ा एस डेल्टा टी। यहाँ पे देखेंगे 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, और डेल्टा टी भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली गामा एल इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा एस। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, जो रिलेशन हमसे पूछा गया था गामा एल और अल्फ़ा एस में। सो अभी लास्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रैक्शनल चेंज in time measurements of pendulum clocks। तो इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन जेई मेंस में विशेष करके पूछे जाते हैं। सो जो टाइम पीरियड होता है किसी पेंडुलम का, उसे हम लोग लिख सकते हैं t बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो ये हो गया टाइम पीरियड। अब जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ ऑफ पेंडुलम बढ़ेगा, जिसकी वजह से वो कम या ज़्यादा टाइम ले सकता है।
और उसकी वजह से जो टाइम मेजरमेंट जो दिखा रहा है क्लॉक उसमें फ़र्क आने लगेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कैलकुलस का यूज़ करते हैं। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू एल। सो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी टी ओवर डी एल एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई/√g को मैं कांस्टेंट ले लेता हूँ। सो 2 पाई/√g ये कांस्टेंट हो गया, और डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एल विथ रिस्पेक्ट टू एल ये करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √L। सो अगेन ये डी एल को अगर हम लोग RHS में भेज दें तो ये हो जाएगा डी टी बराबर 2 पाई/√g इंटू DL/2 √L ये हो जाएगा। सो ये था हमारा इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा? देखिए सॉरी नहीं, 1 और 2 नहीं, 2/1 कर देते हैं। 2/1 अगर हम लोग करें, 2/1 अगर करें तो ये मिलेगा, देखिए डी टी ओवर टी, LHS में डी टी ओवर टी हो जाएगा 2 पाई/√g ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास DL/2 √L इंटू √L हो जाएगा 2 इंटू L। सो अब यहाँ पे ये लगा लेते हैं, इसको मैं पहले लिख देता हूँ डेल्टा के फॉर्म में लिख देता हूँ। डेल्टा टी ओवर टी विल बी इक्वल टू डेल्टा एल ओवर 2L। और अब इसमें हम लोग यूज़ कर लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल एक्सपांशन। जो थर्मल एक्सपांशन है उसकी वजह से क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। सो हमने लिख लिया था डेल्टा T/T, डेल्टा T/T इज इक्वल टू, सो जो डेल्टा L होगा चेंज इन लेंथ उसे लिखा जा सकता है L अल्फ़ा डेल्टा थीटा। ये चेंज इन टेम्परेचर को मैं डेल्टा थीटा से लिख रहा हूँ क्योंकि डेल्टा T हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, एंड दैट डिवाइडेड बाई L। सो यहाँ से ये L कैंसिल हो जाएगा, सॉरी L नहीं 2L था, तो L कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा डेल्टा T/T इज इक्वल टू हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। और हमारे पास रिलेशन देखिए फाइनली क्या आने वाला है, डेल्टा T बराबर हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो हमको याद रखना है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रिलेशन। अब इससे हम लोग डिस्कस करते हैं कि इससे हम कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो देखिए अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको मैं लिख देता हूँ इफ़ थीटा इंक्रीजेस। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, सो डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा थीटा पॉजिटिव हो गया, डेल्टा थीटा पॉजिटिव हुआ तो इस एक्सप्रेशन में जो डेल्टा टी है वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी हो जाएगा पॉजिटिव। डेल्टा टी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो हमने रिलेशन ये फाइंड किया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा। टाइम पीरियड इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि एक साइकिल कंप्लीट करने में पेंडुलम को पहले जितना टाइम लगता था अब वो ज़्यादा टाइम लेगा, मतलब टाइम आगे बढ़ता रहेगा और ये पीछे होता जाएगा। इसका मतलब क्लॉक विल स्लो डाउन, क्लॉक विल स्लो डाउन। और कितने अमाउंट से ये स्लो डाउन होगा, बाय अमाउंट डेल्टा टी इज इक्वल टू ये वाली क्वांटिटी से, इतने से वो स्लो डाउन हो जाएगा। बाय अमाउंट डेल्टा टी इज हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा, इतने अमाउंट से क्लॉक क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट होगा, अगर थीटा डिक्रीज हो जाए या टेम्परेचर अगर कम हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा और क्लॉक क्या करेगा, स्पीड अप हो जाएगा। या बोलते हैं इसको, मतलब टाइम यहाँ पे जो क्लॉक विल स्लो डाउन, या इसको बोलते हैं क्लॉक विल लूज टाइम, इतना टाइम क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, टाइम लॉस्ट इसको बोला जाता है। और यहाँ पे हो जाएगा क्लॉक विल गेन टाइम, क्लॉक विल गेन टाइम। और कितना टाइम वो गेन करेगा, अगेन डेल्टा टी बराबर हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो कई बार बच्चों को इसमें ये फॉर्मूला याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसके लिए ट्रिक हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला आप याद रखिए, डेल्टा टी बराबर हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा, एंड दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम लॉस्ट। बस इतना आप याद रखिए।
तो आप बाकी चीज़ें नहीं भूलेंगे। आप कैसे नहीं भूलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि होगा क्या, ये अगर टाइम लॉस्ट आपने इसको सही से याद कर लिया, इसका मतलब क्या है कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो डेल्टा थीटा आपको पॉजिटिव मिलेगा, डेल्टा थीटा पॉजिटिव मिलेगा तो डेल्टा टी भी आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और आप बोलेंगे इतना टाइम लॉस हुआ, जो ये पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी। तो ऑटोमेटिकली अगर आपका थीटा डिक्रीज होगा तो डेल्टा थीटा ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, नेगेटिव मिल जाएगा। तो मान लीजिए ये कुछ आया, मान लीजिए -1 सेकंड आ गया, आपने कैलकुलेट किया। सो -1 सेकंड आप क्या बोलेंगे, -1 सेकंड टाइम लॉस्ट बोलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला इसीलिए बनाया हुआ है, ऐसा बोलेंगे। या उल्टा आप क्या बोलेंगे, 1 सेकंड आप क्या बोलेंगे, टाइम गेन बोलेंगे। तो अल्टीमेटली ये एक फॉर्मूला आप याद रखें कि डेल्टा टी इज हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा एंड दैट इज टाइम लॉस्ट। तो उसी को आप प्रॉपरली इंटरप्रेट करेंगे तो आप टाइम गेन भी इससे निकाल सकते हैं। तो इसको इलस्ट्रेट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक घड़ी है, पेंडुलम क्लॉक है, जिसका जो अल्फ़ा है, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए अल्फ़ा दिया है 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस। तो हमसे बोला जाए कि भाई 24 आवर में ये कितना टाइम लॉस करेगी, कितना टाइम ये लॉस करेगी। सो फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा टी बराबर हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो अल्फ़ा है 10⁻⁻5 और जो डेल्टा थीटा है, अच्छा इसमें डेल्टा थीटा मैंने नहीं दिया, मान लीजिए चेंज इन टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, डेल्टा थीटा आपको दिया है मान लीजिए 10 डिग्री। सो दैट इंटू 10 अगर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा, दैट इंटू टी अगेन करना है टाइम पीरियड, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या है, हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे हाफ लिख लिया, अल्फ़ा लिख लिया, डेल्टा थीटा लिख लिया, दैट इंटू टी। सो टी हम लोग लिख रहे हैं कितना, 24 आवर्स, तो उसको मिनट में लिख लेता हूँ 24 आवर एंड दैट इंटू हर घंटे में होता है 60 मिनट। सो ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। सो 2 ये जाएगा 12 टाइम्स, सो ये हो जाएगा 10⁻⁻5 इंटू 10 इंटू ये हो जाएगा 72 एंड 0। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.72 मिनट। मतलब ये होगा कि 24 घंटे में ये जो घड़ी है इतना से पीछे हो जाएगी, 0.72 मिनट, इतना टाइम जो है वो लॉस्ट हो जाएगा और क्लॉक इसमें क्या होने वाला है, स्लो डाउन हो जाएगा।